हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में 7 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स। अगर आप इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है ना, तो आज का लेक्चर आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं 7 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स। और ऐसे टॉपिक अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हर साल जो हमारे बोर्ड एग्जाम होते हैं उनमें आते रहते हैं, हर साल आते हैं। ऐसे कुछ 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम देते समय कोई भी दिक्कत ना हो। और आपको पता है आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे कम समय में आपको वो सारे टॉपिक पढ़ लेने हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब आपका बोर्ड एग्जाम आपके पास मात्र 1 से 1.5 महीना बचा है। ऐसे में आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है। आपको अपना समय जो है वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों आइए बिना समय को वेस्ट किए हम सीधे सबसे पहले क्वेश्चन या सबसे पहले टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक है प्रकाश विद्युत कार्यफलन की व्याख्या कीजिए। प्रकाश विद्युत कार्यफलन क्या होता है, इसकी व्याख्या करना है। और ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। देखिए बच्चों, प्रकाश विद्युत सबसे पहले हम कार्यफलन की बात कर लेंगे, फिर हम इसकी व्याख्या भी कर लेंगे। देखिए कार्यफलन क्या होता है, धातु के पृष्ठ से किसी प्रकाश यानी कि कोई भी धातु है उसके पृष्ठ से किसी प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, यानी कि उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको बाहर निकालने के लिए, अर्थात उनको मुक्त कराने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है, ऊर्जा धातु का कार्यफलन, न्यूनतम जो ऊर्जा लगानी पड़ती है उसे हम धातु का कार्यफलन कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई धातु है, उसके पृष्ठ से हमें प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या बाहर कराने हैं या मुक्त कराने हैं, तो उसको मुक्त कराने के लिए आवश्यक हमें कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। उस ऊर्जा जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी ना, उसे हम धातु का कार्यफलन कहेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, इसको हम W से प्रदर्शित करते हैं। एक आपने सूत्र पढ़ा था, W इक्वल टू होता है h/μ0। h/μ0 में क्या होता है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति B इक्वल टू μ0 हो, आवृत्ति जो होती है वो देली आवृत्ति होगी, तो B इक्वल टू आ जाए न्यू नहीं, यहाँ पर आ जाएगा μ0। ठीक है, देली आवृत्ति होगी। यदि ऐसे फोटान की संपूर्ण ऊर्जा के, यानी कि जो हमारा फोटान होगा, तो ऐसे में जो फोटान होगा उसकी संपूर्ण ऊर्जा जो होती है वो धातु के कार्यफलन के बराबर होती है। जो धातु का कार्यफलन होता है W होता है उसके बराबर होती है, यानी कि W इक्वल टू होता है h/μ0। यदि आपतित फोटान की ऊर्जा, यदि हमारा जो आपतित फोटान है उसकी ऊर्जा जो होती है कार्यफलन से कम हो, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आप ही बताइए, आपके पास अगर आप, यानी कि आपके पास ऊर्जा है और आपको अगर कोई भी व्यक्ति तभी वहां से हटा सकता है जब उसके पास आपसे ज्यादा ऊर्जा होगी, अन्यथा आप नहीं हटा पाओगे। अगर उससे कम ऊर्जा है, आपसे कम ऊर्जा है, आपके कार्यफलन से उसकी ऊर्जा कम है ना, तो वो आपको वहां से हटा ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार से उस धातु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालने, तो उस धातु से में जो ऊर्जा होगी उससे ज्यादा आपको ऊर्जा होना चाहिए और तभी आप निकाल पाएंगे। अगर उस धातु की ऊर्जा के कार्यफलन जो होगा उससे कम अगर आपके पास ऊर्जा है, तो उस धातु से आप इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया टॉपिक, अच्छे से समझिएगा। इसी प्रकार से हमारे बोर्ड एग्जाम में टॉपिक भी पूछे जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, कुछ टिप्पणियां पूछ रहा है। इसमें आपको सूक्ष्म तरंग, अपरक्त तरंग तथा परावैंगनी तरंग तथा एक्स किरणों पर टिप्पणी पूछी गई है। अब देखिए, परावैंगनी किरण होंगी, अपरक्त किरण होंगी, इन पर हमें टिप्पणी करना होता है। तो देखिए बच्चों, पहली तरंग है हमारी सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं? सूक्ष्म तरंगों का उपयोग उपग्रहों की लंबी दूरी के बेतार संचार में किया जाता है तथा विमान संचालन की रडार प्रणाली जो होती है उसमें होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारी सूक्ष्म तरंगे होती हैं, इन सूक्ष्म तरंगों का उपयोग जो होता है उपग्रहों की लंबी दूरी के बेतार संचार में करते हैं। ठीक है, तथा विमान जो संचालन के समय जो रडार प्रणाली होती है उसमें किया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो हमारी अवरक्त किरणें होती हैं, कोहरे तथा धुंध में फोटोग्राफी जब की जाती है ना, तो उसमें भी उपयोग होता है। और फलों के जो बीज होते हैं उनको सुखाने में, फलों और बीज भी हों या फिर फल हों, उनको सुखाने में भी अवरक्त किरणें जो होती है उनका प्रयोग किया जाता है। फिर बात आती है सर परावैंगनी किरणें। जो बच्चों परावैंगनी तरंगें होती है, इनका उपयोग नकली दस्तावेजों को और नकली फोटो और नकली अंगुली छाप जैसे फिंगरप्रिंट्स को पता लगाने में इसका किया जाता है। ठीक है, और लास्ट किरण हमारी एक्स किरण है। और बच्चों जो हमारी लास्ट एक्स किरण है ना, इस एक्स किरण का उपयोग क्या होता है, इन तरंगों का उपयोग शरीर की हड्डियां टूटने का पता लगाने में और फेफड़ों रोगों के आदि में किया जाता है। देखिए, आप जो एक्सरे कराते हो ना, तो उसमें आपके ऊपर जो है एक्स रेज यानी कि एक्स किरणें ही डाली जाती हैं, ताकि आपकी हड्डी टूटी होती है वहां पर पता लग जाए। देखिए, एक्स किरण में इतनी क्षमता होती है, मांस को तो भेद सकती है। हमारा जो मांस होगा बच्चों, इसको तो भेद सकती है, लेकिन इसके अंदर जो आपकी हड्डियां हैं इनको भेद नहीं पाती। तो जहां पर हड्डी टूटी होती है, जब वो एक्सरे करते हैं ना, तो उस हड्डी जहां पर टूटी होती है वहां पर वो किरण निकल जाती है, वहां पर वो सफेद हो जाता है। तो डॉक्टर जो एक्सरा देखता है उसमें देखता है यहाँ पर दरार आ गई, बता देता है यहाँ पर आपकी हड्डी टूटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक अगला टॉपिक है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अन्यथा मैं आपको एक नंबर में बता देता और आपको पता ही नहीं चलता कहां से आ गया।
यानी कि यहाँ पर हमसे 1 कूलाम आवेश, यानी कि Q इक्वल टू हमसे बात कर रहा है 1 कूलाम की, ठीक है। आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की हमसे पूछा जा रहा है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन आपको पता है एक सूत्र होता है Q इक्वल टू Ne, हमने पढ़ा है सूत्र होता है Q इक्वल टू Ne, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है N इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन E हो जाएगा। Q का मान हमें यहाँ पर कितना दे रहा है 1, ठीक है। E का मान हमें पता है कांस्टेंट होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19, ये कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की 10 की घात माइनस 19 को हम ले जाएंगे ऊपर, क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे 10 की घात माइनस 19 को, तो यहाँ पर 1 गुणे 10 की घात माइनस के 19 ऊपर चला जाएगा और तो हो जाएंगे प्लस के, और नीचे बचेंगे 1.6, 1.6 को दशमलव हटा देंगे, ऊपर हम 10 बढ़ा देंगे, ऊपर हो जाएंगे 10, यानी कि 10/16 गुणे 10 की घात 19, इसको आ गया। हमने लगाया दशमलव, यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लिया, भाग किया, 16 दूनी 32, 16 48, 16 चौक 64, 16 85, 16 छिंग 96, 16 छिंग 96 कितनी बार गया 6 बार, ठीक है। 96 हो गए, बचे कितने 4, कितने बचे 4। अब 16 दूनी कितने होते हैं 32, 32 अब बचे कितने 8 बचे। अब यहाँ पर 80 हो गए, अब 16 पंचे 80 हो गया, यानी कि 0.625 बचा, यानी कि n इक्वल टू क्या हमारा बचा 0.625 इंटू 10 की पावर 19, इतना बचा। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में। इनको अगर हम सही करके लिखें, हम लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 की घात 18, ये भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में, ये चीज आपको याद रखना है, मान आपको याद रख लेना है, कांस्टेंट होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1 कूलाम आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, समझ में है। अगला हमारा टॉपिक देखिए, प्रकाश विद्युत जो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए, यानी कि जो वैद्युत फ्लक्स होगा इसकी परिभाषा और मात्रक बताना तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण जो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, ऋणात्मक क्यों होता है, इसके बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले हम वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और मात्रक बात कर लेते हैं, फिर बात कर लेते हैं ऋणात्मक होता क्यों, ठीक है। तो होता क्या है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र में स्थित क्षेत्रफल से अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, उसके स्थित जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है इसमें स्थित क्षेत्रफल जो है, ठीक है, उस क्षेत्रफल के अविलंबवत दिशा में जो भी अविलंबवत दिशा में गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब वैद्युत फ्लक्स जो कहते हैं इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम कह सकते हैं, या फिर हम इसको मात्रक जो है वो वोल्ट मीटर भी रख सकते हैं, वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं, दोनों मात्रक सही है। फिर बात आती है इसका जो ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है। देखिए, यदि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं जो हमारा बंद पृष्ठ है उससे अंदर की ओर जाती हैं, उसके कहां जाती हैं, उसके अंदर की ओर जाती हैं, तो वैद्युत फ्लक्स का जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक होता है, मान जो होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा, इसीलिए ऋणात्मक होता है। अगला हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, यानी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। या फिर आप इसकी डेफिनेशन एक और समझ लीजिए, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। फिर बात आती है सर इसकी विशेषताएं क्या है। तो बच्चों इसके अगर हम विशेषताओं की बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, तो आपको याद रखना है किसी भी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है। अगर विभव समान है तो उसके एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर अगर कोई आवेश ले जाते हैं तो उसमें जो कार्य करना पड़ता है वो शून्य करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा, समविभव पृष्ठ के सभी के जो समीप वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है उसके समीप वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो समविभव पृष्ठ के कैसे होगी, लंबवत होगी, 90 डिग्री पर होगी। समझ में आया। अगला टॉपिक देखिए, अगला बच्चों हमारा टॉपिक है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य, प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। देखिए, अब हम प्रकाश के व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर समझ लीजिए। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं लगभग समान आयाम वाली दो तरंगे, उनके कोई भी एक ऐसा माध्यम है जिसमें समान आवृत्ति एक ही होनी चाहिए, लगभग समान आयाम की दो तरंगे एक साथ एक दिशा में चलती है, एक साथ होती है और एक दिशा में चलती है, तो उनके अध्यारोपण से, उनके मिलने से बनी परिणामी तरंग को
बनी जो इनके अध्यारोपण से एक तरंग बन जाएगी, परिणामी तरंग कहेंगे। उस परिणामी तरंग की तीव्रता जो होगी, उसमें जो तीव्रता होगी उसकी कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी। तीव्रता जो होती है वो उसके कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होगी, और इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब क्या होता है, जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, तथा जिन बिंदुओं पर जो तीव्रता होती है वो न्यूनतम होगी तरंग की तीव्रता, उसे हम कहेंगे विनाशी व्यतिकरण। तो याद रखना है, संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। जिन बिंदुओं पर जो तरंग की तीव्रता होती है वो अधिकतम होती है उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, उस वाले व्यतिकरण को, और जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। चीज आपको याद रखना है। अगला हमारा टॉपिक है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यानी कि व्यतिकरण कब होगा इसके बारे में बताइए। तो बच्चों व्यतिकरण जो होता है इसके लिए आवश्यक शर्तों की अगर हम बात करें तो पहला हमारा सबसे मेन टॉपिक है कि प्रकाश के दोनों स्रोत जो हैं वो स्रोतों से निकलने वाली जो तरंगे हैं उनमें कलाओं का अंतर स्थिर रहना चाहिए, अर्थात प्रकाश स्रोत जो कला संबंध होने चाहिए। यानी कि जो हमारी जो प्रकाश की तरंगे हैं वो दोनों जो स्रोत हैं उनसे निकलने वाली तरंगे हैं, जो उनकी कलाओं में जो अंतर होना चाहिए वो समान यानी कि स्थिर रहना चाहिए, लगातार बराबर रहना चाहिए। अर्थात प्रकाश स्रोत का जो कलाबद्ध है, कला संबंध है, वो समान होने चाहिए, कला के संबद्ध होने चाहिए, ऐसे भी आप कह सकते हो, कला के संबद्ध होने चाहिए, या कला संबंध जो है वो समान होना चाहिए, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर लगभग समान होने चाहिए। देखिए होता क्या है, बराबर होने चाहिए या फिर लगभग बराबर होने चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा दशमलव में, लेकिन ज्यादा अगर होगे तो उसमें व्यतिकरण नहीं होगा। दोनों स्रोत एक दूसरे से निकट होने चाहिए। हाँ, ये बात क्लियर है, अगर दोनों एक दूसरे से निकट नहीं होंगे तो व्यतिकरण ही नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से कैसे होने चाहिए बच्चों, निकट होने चाहिए। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बता दिए। ये सातों टॉपिक आपको तैयार कर लेना है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, कोई डाउट होता तो पूछ लिएगा। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।